करते हैं थोड़ी सी। अब ये आपका सेक्शन 7.8 है किताब के चैप्टर नंबर 7 का टू डायमेंशनल एरे से मुतालिक। और यहाँ पे उसने इसी तरह की विजुअलाइजेशन की है। इसी तरह टू डायमेंशनल एरे कंटेनिंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, ये उसने यहाँ पे एरे बनाई है स्कोर्स की। 3 रोज डबल टाइप की एरे, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसकी टोटल मेमोरी एलोकेशन कितनी होगी? 3/4 12 तो ये बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स का साइज़ क्या है वो आपको डेटा टाइप से पता चलेगा। डबल टाइप की एरे है तो डबल टाइप का वेरिएबल कितने बाइट्स लेता है मेमोरी में? 8 बाइट लेता है। तो 3 × 4 12, 12 × 8 इट विल टेक 96 बाइट्स इन मेमोरी दिस होल एरे। और इसके अंदर भी इसने यहाँ पे इस तरह रोज़ को नंबर किया है 0 1 2, कॉलम्स को नंबर किया है 0 1 2 3, और अंदर उसने स्पेसिफाई किया है हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल रो 0 के कॉलम 0 वाली वैल्यू को आप यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप स्कोर्स जो कि एरे का नाम है, पहला सबस्क्रिप्ट भी 0, दूसरा सब भी 0 स्पेसिफाई करेंगे। सिमिलरली पहली रो की दूसरी एंट्री एक्सेस करना चाहते हैं तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। फिर ये 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, तो तीसरी एंट्री एक्सेस हो जाएगी पहली रो का तीसरा कॉलम। एंड सिमिलरली चौथे कॉलम के लिए 0 3। फिर अगर सेकंड रो के केस में ये करना है तो आप यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर देंगे और 1 के साथ फिर इसका कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा। 0 है तो ये वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, 1 है तो ये वैल्यू, एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर द थर्ड रो एज वेल। वही मैकेनिज्म जो हमने यहाँ पे अभी अपनी एरे के लिए डिस्कस किया था, किस तरह से आप एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। इंडेक्स 2 स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। अगर 1D एरे है, 1D एरे थी पहले हम डिस्कस करते रहे हैं, तो उसके अंदर एक इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो किसी एलिमेंट तक पहुंचने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई 2 थिंग्स, द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर, तभी आप अपनी डिजायर्ड वैल्यू तक पहुँचेंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की, दिस इज एज गुड एज एन इंटीजर वेरिएबल। देखिए इसको आप हर उस जगह यूज़ कर सकते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन को जहाँ पे आपको इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि जब मैंने ये एरे बना ली इंटीजर्स की, तो एरे 1 सबस्क्रिप्ट आई वेयर आई इज एन इंटीजर वेरिएबल इंडेक्स है, मैं हर उस जगह यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मैं कोई इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली नाउ हेयर इन द केस ऑफ दिस एरे, मैं इस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन मार्क्स आई जे को हर उस जगह यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे कोई इंटीजर वेरिएबल जो कि इस टाइप की जो कि इस एरे की टाइप है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इट इज़ एज गुड, दिस एक्सप्रेशन इज़ एज गुड एज एन इंटीजर वेरिएबल। इस इंटीजर वेरिएबल में मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, इस तरह मैं इसके अंदर भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली इसके अंदर भी कर सकता हूँ, इसके अंदर भी कर सकता हूँ। जिस तरह मैं इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ, उसी तरह इसको इनपुट ले सकता हूँ। जिस तरह मैं वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स 1 2 ऊपर मैंने यहाँ पे 75 उसमें स्टोर करवाया है, उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो जिस तरह मैं किसी इंटीजर वेरिएबल को डिस्प्ले कर सकता हूँ उसी तरह मैं इसके भी एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो हर उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन को, इन जनरल मार्क्स आई जे को, जहाँ पे आपको इंटीजर वेरिएबल या इस टाइप का वेरिएबल जिस टाइप की एरे है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसने वही चीज़ डिस्क्राइब की है। तो नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पे तो मैं वैल्यूज़ खुद से असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से लेट्स सपोज इनपुट लूँ, यूज़र से इनपुट लेके उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करूँ। तो वो काम कैसे किया जा सकता है? लेट्स सपोज कि मैं पहली रो की बात करता हूँ। फर्स्ट रो, देयर आर 3 रोज हेयर एंड 5 कॉलम्स। तो पहली रो के अंदर पहले स्टूडेंट के मार्क्स मैं यूज़र से इनपुट करवाना चाहता हूँ। तो मुझे किस तरह का लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे? एक इंडेक्स जे मैंने चला लिया फॉर लूप के थ्रू, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, जे प्लस प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स तक चलेगा, यानी कि पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 3 और 4। और इसके अंदर मैं अब इनपुट या बाहर मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट कर दूंगा, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। स्टूडेंट 1 के जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो एंटर करो। तो अंदर में अब यूज़र ने 5 मार्क्स जो एंटर किए हैं उनको इनपुट करवाने के लिए कहाँ पे स्टोर करूँगा? क्योंकि स्टूडेंट नंबर 1 है तो उसके मार्क्स रो नंबर 0 में सेव होने, पहली रो में सेव होने। स्टूडेंट पहला स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स पहली रो में सेव होंगे। तो मार्क्स 0 के आगे मैं इंडेक्स स्पेसिफाई कर दूँगा इस तरह से, जे मार्क्स इज द नेम ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे, मार्क्स 0 हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रो, और उसके अंदर फिर जेथ कॉलम की बात कर रहे हैं।
तो पहली एंट्री जो भी यूज़र से ली जाएगी वो 0th रो में इंडेक्स नंबर 0 पे सेव होगी। विजुअलाइजेशन की तरफ अगर आएँ तो यूज़र ने इन तमाम वैल्यूज़ को, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यूज़र ने जो पहली वैल्यू एंटर की वो यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया 45, वो यहाँ पे आ जाएगा पहली वैल्यू। सिमिलरली दूसरी वैल्यू अगली बार जे इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इंडेक्स 1 के ऊपर आ जाएगी। सिमिलरली तीसरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, चौथी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, पांचवी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जैसे एक स्टूडेंट के 5 टेस्टों के स्कोर, 5 सब्जेक्ट्स के नंबर आपने एंटर करवाने, तो 5 सब्जेक्ट्स के स्कोर यहाँ पे इस तरह से स्टोर कर लिए जाएंगे। सो दिस विल टेक 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम एट द कॉरस्पॉन्डिंग इंडिसेस इन दिस फर्स्ट रो ऑफ माई 2 डायमेंशनल एरे। पहली रो के अंदर सेव कर लेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आई वांट टू रिपीट दिस प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स। मुझे दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यही काम करना है, मुझे फिर तीसरे स्टूडेंट के लिए भी यही काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को रिपीट करवा देते हैं कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट नंबर 2 के लिए भी और स्टूडेंट नंबर 3 के लिए भी। स्टूडेंट नंबर 2 के लिए यहाँ पे इंडेक्स ज़ाहिर है 1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट का डेटा सेकंड रो में, दूसरी रो के अंदर जाएगा आपके टेबल के, आपकी एरे के, और तीसरे स्टूडेंट का डेटा तीसरी रो में जाएगा। इंडिसेस तो ज़ाहिर है कॉलम्स के ऊपर वैसे ही चलेंगे। तो 3 चूँकि मेरी नंबर ऑफ रोज थी, 3 स्टूडेंट्स का डेटा मुझे स्टोर करवाना था, तो ये लूप पहले स्टूडेंट की इनपुट ले लेगा, ये लूप दूसरे स्टूडेंट की इनपुट ले लेगा, ये लूप तीसरे स्टूडेंट की इनपुट लेके उसको स्टोर करवा लेगा। सो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। मैं वैल्यूज यहाँ पर पहले स्टूडेंट के लिए एंटर करने लगा 1 2 3 4 5, फिर दूसरे स्टूडेंट के लिए पूछ रहा है 6 7 8 9 10, तीसरे स्टूडेंट के लिए पूछ रहा है 11 12 13 14 एंड 15। अब ये वैल्यूज़ किस तरह स्टोर हुई होंगी? हमारी एरे की अगर बात करें तो पहले स्टूडेंट की जब एंट्री यूजर से पूछी गई तो 1 यहाँ पे गया, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स जो कि 2 एंटर किए थे, 2 3 4 5। फिर दूसरा लूप चला, उसके लिए मैंने दूसरे स्टूडेंट के लिए इनपुट दी 6 7 8 9 10। वो कहाँ पे सेव हुए होंगे? वो यहाँ पे सेव हुए होंगे 6 7 8 9 10। तीसरे स्टूडेंट के लिए सिमिलरली जो मैंने इनपुट की, जिसके अंदर अगर आप कोड पे गौर करें, इसके अंदर कॉलम नंबर 2 है, सॉरी रो नंबर 2 है, विच इज़ द थर्ड रो। तो थर्ड रो के अंदर फिर एक एक करके वैल्यूज़ गई, और वैल्यूज़ मैंने क्या स्पेसिफाई की थी? 11 12 13 14 एंड 15। तो दोज 5 वैल्यूज़ वुड हैव बीन स्टोर्ड like this. So this is how the array would look like after the user has specified the marks of the 3 students like this. ये वाले मार्क्स अगर उसने एंटर किए हैं तो इस तरह से वो से स्टोर हुए होंगे हमारी 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। हमारा प्रोग्राम फ़िलहाल इतना ही कर रहा है, इसके बाद कुछ और काम नहीं कर रहा। सो प्रोग्राम विल टर्मिनेट आफ्टर दिस। लेट्स सपोज कि हमने कुछ और काम भी करना है इसके अंदर। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ एट द एंड यूज़र को पूरी समरी डिस्प्ले हो कि जो जो मार्क्स स्टूडेंट वाइज हैं वो तमाम यूज़र को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए जाएं, क्योंकि जो भी डेटा यूज़र ने एंटर किया है वो तमाम एक टेबल की फॉर्म में रो बाय रो यूज़र को डिस्प्ले करवाया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इसी तरह के 3 लूप्स दोबारा से लगाने पड़ेंगे। नो, अगर यहाँ पे तो 3 ही थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं 3 दफ़ा ये कोड सेगमेंट कॉपी पेस्ट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी क्लास में तो 60 स्टूडेंट्स हैं जिनके 5-5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने एंटर करवाने हैं, तो 60 दफ़ा तो ये कोड कॉपी पेस्ट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वंस अगेन काफ़ी टीडियस हो जाएगा, एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसको किसी तरह एफिशिएंट बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप गौर करें इस पहले लूप पे, दूसरे लूप पे, तीसरे लूप पे, तो काम सिमिलर ही हो रहा है। क्या चीज़ डिफरेंट है? यहाँ पे स्टूडेंट नंबर हर बार चेंज करना पड़ रहा है 1 2 3, और दूसरी चीज़ जो चेंज हो रही है वो यहाँ पे इंडेक्स है, रो नंबर है कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स रो नंबर 1 में सेव हो रहे हैं, रो नंबर 0 में सेव हो रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट के रो नंबर 1 में सेव हो रहे हैं, तीसरे स्टूडेंट के रो नंबर 2 में सेव हो रहे हैं। बाकी जे उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह यहाँ पे चल रहा है, उस तरह यहाँ पे भी चल रहा है, उस तरह यहाँ पे भी चल रहा है, और उसी तरह यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में यूज़ भी हो रहा है। सो अगर मैं किसी तरह इस इंडेक्स को स्पेसिफाई कर सकूँ किसी वेरिएबल के थ्रू, तो मैं इस चीज़ को भी, इन तीनों लूप्स को भी जेनेरिक बना सकता हूँ एक और लूप के अंदर डाल के, नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए कोडिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा जेनेरिक बनाया जा सकता है। तो आई एम गोइंग टू कॉपी these 3 lines like this, and I am going to put these
इन एन आउटर लूप। इसके गिर्द एक और लूप का इजाफा मैं करने लगा हूँ, और वो लूप जो वेरिएबल आई पे मैं चला रहा हूँ इस केस में, वो चल रहा होगा नंबर ऑफ रोज पे, आई प्लस प्लस, और ये वो आउटर लूप बंद हो गया। और यहाँ पे अब मैं 0 की बजाय क्या इस्तेमाल कर लूँगा, रो नंबर, जो कि आई वेरिएबल मेरा चल रहा है, रो नंबर के ऊपर आई यूज़ कर लूँगा। तो अब वो तीनों ये जो लूप्स थे ये अब रिप्लेस कर दिए गए हैं विद दिस सिंगल नेस्टेड लूप। इन जनरल इफ यू थिंक अबाउट इट, वन डायमेंशनल एरे में इनपुट लेने के लिए हम एक सिंगल लूप का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2-3 लेक्चर में हम ये काम करते आए हैं। यूजर से इनपुट लेनी है, सम करना है, सर्च करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो यू यूज अ सिंगल लूप। फॉर लूप भी हो सकता है, वाइल लूप भी हो सकता है फॉर दैट पर्पस। अब 2D स्ट्रक्चर है तो जाहिर 2D स्ट्रक्चर में अगर इनपुट लेना है, 2D स्ट्रक्चर को आउटपुट करना है, 2D स्ट्रक्चर में कोई प्रोसेसिंग करनी है, सम करना है, एवरेज करना है, तो वो तमाम काम करने के लिए आप जाहिर है नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर ही यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। पहले हमने लदर लूप किए यूज़, लेकिन ये एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इन जनरल ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे तो 3 थी, तो इसलिए काम चल गया था। लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगी तो काम नहीं चलेगा, उतनी दफ़ा कोड को कॉपी पेस्ट करना विल बी एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट। सो उसको भी, रो नंबर को भी एक लूप में लगा के, आउटर लूप में लगा के उसको यहाँ पे यूज़ कर लें। तो आई इज़ द वेरिएबल ऑफ द आउटर लूप विच इज़ running on the number of rows, and j is the variable of the inner loop which is running on the number of columns. So this is how you will take in general input into a two-dimensional array. Two-dimensional array में in general आप इस तरह से input लिया करेंगे। अब now the question of this prompt line, ये prompt line भी अगर हम इस तरह ही डिस्प्ले करना चाहते हैं, यूजर को हर स्टूडेंट के मार्क्स के लिए अलग से प्रॉम्प्ट किया जाए, तो एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर के बाद मैं आई डिस्प्ले कर सकता हूँ, और आई हर बार चेंज होता रहे। पहले स्टूडेंट के लिए आई 0 होगा, दूसरे स्टूडेंट के लिए आई 1 होगा, एंड सो ऑन इट विल चेंज इन ईच इटरेशन ऑफ द लूप। सो बट द प्रॉब्लम हियर वुड बी कि यूज़र को यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं चलाऊँ यहाँ पे, तो पहले स्टूडेंट की जो प्रॉम्प्ट लाइन डिस्प्ले होगी वो होगी एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 0, एज यू कैन सी हियर। तो यूज़र के लिए तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। आप बीइंग अ प्रोग्रामर काउंटिंग बेशक 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोरेज वहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट यूज़र के लिए काउंटिंग शुड स्टार्ट एट 1। तो उसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे i+1 डिस्प्ले कर दें, तो आई अगर 0 होगा तो वो i+1 डिस्प्ले करेगा, स्टोर करेगा वो इंडेक्स 0 पे ही, रो 0 के अंदर जाके स्टोर करेगा, लेकिन यूज़र को वो 1 डिस्प्ले कर रहा होगा। तो हियर वंस अगेन इफ आई एग्जीक्यूट इट वंस अगेन, तो एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, उस तरह मैंने मार्क्स एंटर किए, फिर स्टूडेंट 2 के मार्क्स एंटर किए, स्टूडेंट 3 के मार्क्स एंटर किए, एंड दैट्स इट। तो उसी तरह से इस तरह हमने पहले विजुलाइज किया था, इसी तरह से वैल्यूज जाके सेव होंगी। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ मच मोर एफिशिएंट। और इन जनरल आपको इसी तरह का नेस्टेड स्ट्रक्चर ही यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप किसी 2 डायमेंशनल एरे को प्रोसेस कर रहे होंगे। दैट सपोज कि अब मैं फाइनली यूज़र से इनपुट ले लिए, अब यूज़र को दिखाने हैं, उसके लिए भी यही स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को, इसी नेस्टेड लूप की स्ट्रक्चर को मैं नीचे कॉपी करने लगा हूँ, लेकिन अब की बारी मैं यहाँ पे आउटपुट करूँगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर i+1। सो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट चेंज कर दी कि एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 की जगह मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर, आगे i+1 डिस्प्ले कर दिया, आगे रो में उसके मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सी इन करने की बजाय यहाँ पे सी आउट कर दूंगा। एक्सप्रेशन वही रहेगा, मार्क्स सब i सब j, मतलब ith रो के, जिस तरह मैं यहाँ पे वैल्यू सेव कर रहा था ith रो के jth कॉलम में, इस तरह ith रो के jth कॉलम से वैल्यू उठाओ, मार्क्स स्टोर हुए होंगे वो उठाओ और उनको डिस्प्ले कर दो। एंड आई वॉन्ट टू डिस्प्ले देम सेपरेटेड बाय स्पेसेस। न्यू लाइन से सेपरेट कर सकते हैं, मैं स्पेस से सेपरेट करके एक ही लाइन पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्पेस डिस्प्ले कर देता हूँ उसके बाद। So this loop will display all of those marks on the screen. Let us try to execute and see कि क्या होता है। इनपुट दोबारा से देनी पड़ेगी। अब
मैंने तीसरे स्टूडेंट की इनपुट दे दी है, एंटर करूँगा, अब प्रोग्राम की वो आउटपुट वाला पोर्शन चलेगा और आउटपुट डिस्प्ले होगी। आउटपुट कुछ सीख नहीं आ रही, आप देख सकते हैं कि सारा कुछ एक ही लाइन पे डिस्प्ले होता जा रहा है। पहले स्टूडेंट के नंबर डिस्प्ले हुए, फिर दूसरे स्टूडेंट का लेबल डिस्प्ले हुआ, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले हुए, फिर तीसरे स्टूडेंट का लेबल डिस्प्ले हुआ, उसके मार्क्स डिस्प्ले हुए। दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू प्रिंट आउट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। गलती कहाँ पे हो रही है? हम चाहते हैं कि जब एक स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले हो जाएं, एक स्टूडेंट के लिए लेबल डिस्प्ले हुआ, एक स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले हुए, तो हम चाहते हैं उसके बाद कर्सर आउटपुट में अगली लाइन पे चला जाए, तो यहाँ पे एक हैंडल ऐड करना पड़ेगा। तो नाउ अगले स्टूडेंट के लिए जो मार्क्स डिस्प्ले होंगे, अगले स्टूडेंट के जो मार्क्स डिस्प्ले होंगे वो अगली लाइन पे चले जाएंगे, उससे स्टूडेंट्स अगले स्टूडेंट के अगली लाइन पे चले जाएंगे, तो एक ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्क्स यूज़र को दिखाई देंगे। दोबारा से मैंने वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी, एज यू कैन सी यहाँ पे अब वैल्यूज़ आउटपुट में बेहतर तरीके से नज़र आ रही हैं। तो वही तमाम वैल्यूज़ जो मैंने स्टोर करवाई थी यूज़र से इनपुट लेके, वो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे अब डिस्प्ले करवा दी गई। तो नेस्टेड लूप के थ्रू ही आप टू डायमेंशनल एरे के अंदर इनपुट लेंगे, इस तरह से आउटर लूप रोज के ऊपर चलेगा, इनर लूप कॉलम्स के ऊपर चलेगा, और नेस्टेड लूप के थ्रू ही उसको डिस्प्ले करवाएंगे। इसी तरह से आउटर लूप रोज के ऊपर चलेगा, इनर लूप कॉलम्स के ऊपर चलेगा। इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई। अब लेट्स सपोज मैंने स्टूडेंट के नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है, तमाम स्टूडेंट के मार्क्स की अक्रॉस ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि इस 3/5 एरे के अंदर जो 15 एंट्रीज़ हैं उन तमाम की एवरेज कंप्यूट करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जाहिर है मुझे सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सम का वेरिएबल बना लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे मार्क्स मैं यहाँ पे इस लूप के थ्रू मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक और लूप भी लगा सकते हैं, इसी लूप के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। तो सम के अंदर जो मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं उनको सम के अंदर भी ऐड करते जाओ। तो बाय द टाइम दिस नेस्टेड लूप टर्मिनेट्स, सम के वेरिएबल में तमाम मार्क्स का सम आ चुका होगा। उसको एट द एंड मैंने अब एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? उसको मैं डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स से, जितनी एंट्रीज हैं। तो हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन दिस टू डायमेंशनल एरे? देयर आर 15 एंट्रीज, 3/5, 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो 3/5 15 एंट्रीज हैं, जो कि यहाँ पे हमने विजुलाइज भी की हैं। तो उसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। और वंस अगेन सम भी इंटीजर है, रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो कास्टिंग कर लें या सम को डबल टाइप का वेरिएबल बना लें, जो भी दोनों में से चीज़ आप यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे मैं कास्टिंग करने लगा हूँ, सम डिवाइडेड बाय, अब उसको किससे डिवाइड करना है? रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। So this will give me the average, और at the end मैं उस एवरेज को भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ लाइक दिस। तो इसको भी अगर दोबारा से चला के देख लें, वही इनपुट दी, उसने उसकी आउटपुट भी की तमाम मार्क्स को, और उसके बाद उसकी एवरेज भी कैलकुलेट की। एवरेज कम्स आउट टू बी 8, सिंस मैंने कंसेक्टिव 15 नंबर एंटर किए हैं, तो एवरेज उसकी 8 ही आएगी, दरमियान वाला नंबर आएगा, तो एवरेज वुड बी 8 इन दिस केस। सो दिस वे यू कैन डिफाइन अ टू डायमेंशनल एरे लाइक दिस। टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, अगेन इनपुट लेके अगर सेव करना है तो नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, उसको आउटपुट करना है या इस तरह सम करना है तो उसके लिए भी नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। तो इन जनरल 2D एरे की प्रोसेसिंग में आप नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर रो वाइज प्रोसेसिंग करनी है, उसके हम रो वाइज प्रोसेसिंग कर रहे थे कि एक स्टूडेंट के नंबर डिस्प्ले हों एक रो के अंदर, एक रो के अंदर उसके नंबर स्टोर्ड है, ये एक स्टूडेंट के नंबर हैं, पहले स्टूडेंट के नंबर हैं, ये दूसरे स्टूडेंट के नंबर हैं, तो हम इसे रो वाइज प्रोसेस कर रहे थे। तो अगर रो वाइज प्रोसेस कर रहे हैं तो आउटर लूप नंबर ऑफ रोज के ऊपर चलेगा और इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर चलेगा। आई मैंने यहाँ पे बना लिया वेरिएबल नंबर ऑफ रोज पे चलाने के लिए, और जे मैंने चला लिया नंबर ऑफ कॉलम्स के यूपर। अगर ऑन द अदर हैंड आप चाहते हैं कि कॉलम वाइज प्रोसेस करें, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट ले ली है इस तरह से, और अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को लेट्स सपोज जो आउटपुट
डिस्प्ले करनी है वो सब्जेक्ट वाइज डिस्प्ले हो। ये सब्जेक्ट्स हैं, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नंबर एंटर किए, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो सब्जेक्ट वाइज नंबर अगर डिस्प्ले करने हैं तो मैं चाहता हूँ जी पहले सब्जेक्ट के नंबर डिस्प्ले हों जो कि ये हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के नंबर डिस्प्ले हों जो कि ये हैं, दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, फिर 5वां कॉलम एंड सो ऑन। सो कॉलम वाइज प्रोसेसिंग करनी है। फिलहाल हमने रो वाइज प्रोसेसिंग की है, उसके लिए हमने देख लिया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अगर 2D एरे को कॉलम वाइज प्रोसेस करना हो तो उसको कैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर गौर कर लेते हैं। सो कॉलम वाइज प्रोसेसिंग के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनपुट ले ली है। लेट्स सपोज पहले एरे के अंदर इस वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब मैं कॉलम वाइज प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ। तो अब आउटर लूप, पहले आउटर लूप चल रहा था रोज के ऊपर और इनर लूप चल रहा था कॉलम्स के ऊपर, तो रो बाय रो प्रोसेसिंग हो रही थी। अब मुझे आउटर लूप कॉलम्स के ऊपर चलाना है और इनर लूप जो कि वेरिएबल आई से चलेगा अब वो रोज के ऊपर चल जाएगा। नाउ दिस विल गो फ्रॉम 0 टू लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स क्या है हमारे, वो 5 हैं, विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिसके लिए मार्क्स सेव हो रहे हैं, एंड दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 3 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को डिस्प्ले करके देखना चाह रहा हूँ। तो आउटर लूप मैंने कॉलम्स के ऊपर चला लिया, सब्जेक्ट्स के ऊपर चला लिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर चला लिया, और इनर लूप फिर मैंने रोज के ऊपर चला लिया। और यहाँ पे मैं आउटपुट क्या कर रहा हूँ, वंस अगेन मार्क्स आई जे। अब वो एक जे की वैल्यू, अब आउटर आपको पता है नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं, तो जे की एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी आउटर लूप में, पहले 0 हो जाएगी। तो जे की वैल्यू 0 है तो पहले वो एक्सेस करेगा 0 0 को, विच इज़ माई फर्स्ट एलिमेंट, दिस एलिमेंट विल बी एक्सेस्ड। देन जे की वैल्यू अभी 0 ही है, इनर लूप के अगली इटरेशन में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, 1 0 को एक्सेस करेगा, विच इज़ वट, विच इज़ दिस वैल्यू। तो पहले ये वैल्यू एक्सेस हुई, अब ये वैल्यू एक्सेस हुई। इन द नेक्स्ट इटरेशन आई विल बिकम 2, तो ये 2 0 को एक्सेस कर रहा होगा, विच इज़ दिस वैल्यू। तो पहले कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को एक एक करके एक्सेस कर लिया। उसके बाद अब इनर लूप की इटरेशन कंप्लीट हो गई, आउटर लूप में जाएगा, जे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1। तो नाउ इट विल टॉक अबाउट, इट विल रेफर टू द एलिमेंट्स इन द कॉलम नंबर 1 विच इज़ दिस कॉलम। तो इस कॉलम की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करेगा, वंस अगेन आई विल स्टार्ट एट 0, तो 0 1 को एक्सेस करेगा सबसे पहले, विच इज़ दिस वैल्यू 2। उसके बाद अगली इटरेशन में आई इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, तो 1 1 को एक्सेस करेगा, विच इज़ दिस वैल्यू। फिर अगली बार आई इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, 2 1 को एक्सेस करेगा, विच इज़ दिस। तो आउटर लूप की सेकंड इटरेशन में, इस आउटर लूप की सेकंड इटरेशन में उसने सेकंड कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को एक्सेस किया, और दूसरे सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, सब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स उसने डिस्प्ले किए। सिमिलरली तीसरे सब्जेक्ट के लिए करेगा, चौथे सब्जेक्ट के लिए करेगा, 5वें सब्जेक्ट के लिए करेगा। तो कॉलम वाइज प्रोसेसिंग के लिए भी नेस्टेड लूप ही यूज़ होगा, लेकिन ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी। नोट करें यहाँ पे कि जे जो कि कॉलम पे चलता हुआ वेरिएबल है, चलने वाला वेरिएबल है, वो पहले आ रहा है, आउटर लूप में आ रहा है, और आई जो कि रोज़ के ऊपर चल रहा है वो अंदर आ रहा है उसके। इन जनरल आपने ऑलरेडी नोट भी किया होगा, या नहीं किया तो अब नोट कर लें कि आउटर लूप में चलने वाला वेरिएबल स्लोली चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू द इनर लूप। इनर लूप का वेरिएबल ज़्यादा तेज़ी से चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू द वेरिएबल ऑफ द आउटर लूप। तो इन दिस केस कॉलम्स वाला वेरिएबल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। इसका मतलब है हम पहले एक कॉलम की बात कर रहे हैं, फिर अगले कॉलम में जा रहे हैं, उसकी तमाम रोज़, फिर अगले कॉलम की तमाम रोज़, फिर अगले कॉलम की तमाम रोज़, फिर अगले कॉलम की तमाम रोज़। प्रीवियसली ये जो हमने कोड सेगमेंट जहाँ पे कमेंट आउट किया है, पहले हम ये काम कर रहे थे कि पहले आई रोज़ के ऊपर चल रहा है आउटर लूप में, ये स्लोली चलेगा और ये वाला ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। तो रो बाय रो प्रोसेसिंग हो रही थी, पहले पूरी रो की प्रोसेसिंग हो रही थी, पहली रो की, फिर दूसरी रो की, फिर तीसरी रो की। अब हम मॉडिफाइड कोड सेगमेंट में पहले इसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर सेकंड को प्रोसेस कर रहे हैं, फिर थर्ड कॉलम को प्रोसेस कर रहे हैं, फोर्थ को कर रहे हैं, और फिफ्थ को कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब यूज़र को एक प्रॉपरली लेबल करके आउटपुट डिस्प्ले हो।
तो यहाँ पे हम अब आउटपुट करेंगे मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नंबर J+1। जैसा यहाँ पे I+1 डिस्प्ले किया था, अब यहाँ पे J+1, चूँकि J अगर 0 है तो J को 1 ही डिस्प्ले होना चाहिए सब्जेक्ट नंबर 1 के मार्क्स, फिर सब्जेक्ट नंबर 1 के तमाम मार्क्स आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 के मार्क्स एंड सो ऑन। और ऑब्वियसली वी वांट कि जब एक सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले हो जाएं तो अगले सब्जेक्ट के मार्क्स अगली लाइन पे जाएं। तो आउटर लूप के अंदर यहाँ पे इनर लूप जब एक दफ़ा अपनी सेट ऑफ आइटरेशन कंप्लीट कर लेगा तो एक एंडल डाल देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था। सो नीचे वाला कोड कमेंट आउट कर दिया, सिर्फ ये वाला चलेगा, पहले यूजर से इनपुट लेगा और फिर यहाँ पे ये वाला कोड सेगमेंट चलेगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इनपुट्स मैं वही दे देता हूँ दोबारा से। नाउ सी द आउटपुट कि पहले वो डिस्प्ले कर रहा है मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नंबर 1 विच आर 1, 6 एंड 11, जो कि आपके टेबल का, आपकी 2D एरे का पहला कॉलम है 1, 6, 11। फिर 2, 7 एंड 12 which are the marks of the second subject 2, 7, 12, फिर 3, 8, 9, 13, फिर 4, 9, 14, फिर 5, 10, 15। तो कॉलम वाइज प्रोसेसिंग भी करके हमने देख लिया कि कॉलम वाइज भी एरे को उतनी ही आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है, नेस्टेड लूप के थ्रू ऑब्वियसली उतनी ही आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है जिस तरह से आप रो वाइज प्रोसेसिंग कर रहे थे। तो नाउ यू कैन do multiple tasks here if you want to, let's suppose if you are asked to calculate the average marks of each student separately, तो आपको बेसिकली पहले स्टूडेंट के लिए एवरेज के लिए इस रो की एवरेज करनी है, दूसरे स्टूडेंट की एवरेज के लिए इसकी एवरेज करनी है, तीसरे के लिए इसकी एवरेज करनी है। फिर आपको कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज करें, यानी कि पहले आप रो वाइज एवरेज कर रहे हैं, अब कॉलम वाइज एवरेज करें। तो सब्जेक्ट 0 में ऑन द एवरेज स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 1 में सॉरी कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 में ऑन द एवरेज कितने मार्क्स हैं, इन तीनों की एवरेज हो जाएगी। सब्जेक्ट 3 की एवरेज अगर कैलकुलेट करने का कहा जाता है तो इन तीनों वैल्यूज़ की एवरेज से वो जवाब मिल जाएगा। सब्जेक्ट 4 के लिए इन तीनों की एवरेज होगी, सब्जेक्ट 5 के लिए 5वें कॉलम की एवरेज होगी। सो इसकी जाके प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपने अब रो वाइज सम एंड एवरेज कंप्यूट करनी है और फिर इसको मॉडिफाई कीजिएगा या इन्हांस कीजिएगा कॉलम वाइज सम एंड एवरेज करने के लिए। दिस इज फॉर यू टू डू। स्ट्रक्चर इस तरह का यूज़ होगा, नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर ही इस केस में इस्तेमाल हो रहा होगा रो वाइज एवरेज के लिए और कॉलम वाइज एवरेज के लिए। तो दिस विल सर्व एज गुड प्रैक्टिस, टू डिमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट को समझने में इससे मदद मिलेगी आपको। तो किताब की तरफ आते हैं। किताब ने भी इस तरह ही 2D एरे की एग्जांपल दे के ये एक एग्जांपल प्रोग्राम लिखा है। इसमें वो किसी एक कंपनी की 3 मुख्तलिफ डिवीजन्स के 4 क्वार्टर्स के सेल्स फिगर स्टोर करना चाह रहा है, यूजर से लेना चाह रहा है, इनपुट लेना चाह रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स के लिए उसने एक कांस्टेंट बना लिया, नंबर ऑफ क्वार्टर्स के लिए एक और कांस्टेंट बना लिया, और ये वो 2 डायमेंशनल एरे लाइन नंबर 10 में डिफाइन कर रहा है। सेल्स नाम की एरे है, डबल टाइप की, नंबर ऑफ डिवीजन्स 3, तो 3 रोज होंगी और देयर विल बी 4 कॉलम्स। तो 3 बाई 4 की एक एरे बन जाएगी। उस तरह ही लूप लगा के रो बाय रो उसकी इनपुट ले रहा है और फिर टोटल सेल्स कैलकुलेट कर रहा है अक्रॉस ऑल द डिवीजन्स ऑफ अक्रॉस ऑल द क्वार्टर्स। जिस तरह हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में सम कैलकुलेट किया था तमाम स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स का ओवरऑल एक एवरेज का फिगर निकालने के लिए। तो उस तरह ही उसने भी यहाँ पे टोटल सेल्स के वेरिएबल में, जिसको यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, इसके अंदर तमाम डिवीजन्स की तमाम क्वार्टर्स की सेल्स का टोटल कैलकुलेट कर लिया है और वो टोटल एट द एंड डिस्प्ले कर रहा है। तो ये प्रोग्राम का सैम्पल रन है जिसमें वो यूजर से टोटल 12 इनपुट्स ले रहा है, 3 डिवीजन्स और हर डिवीजन के 4-4 क्वार्टर की वैल्यूज़, और आखिर में वो टोटल सेल्स इन 12 वैल्यूज़ का सम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। हमने भी इस किस्म का काम अपने एग्जाम्पल में कंप्लीट कर लिया। सो 2 डायमेंशनल एरे की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये वाले टास्क अगले लेक्चर से पहले ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में सेक्शन 7.8 स्टार्ट ही किया है। 2D एरे डिफाइन कैसे करते हैं, मेमोरी में कैसे स्टोर हुई होती हैं, उनको विजुलाइज कैसे करते हैं वो विजुलाइज करके देखा है। और इसी तरह की जिस तरह की इसने ये एग्जांपल दी है, इस तरह की एग्जांपल हमने भी डिस्कस की है। यूज़र से इनपुट लेके वैल्यू स्टोर करें 2D एरे के अंदर और फिर उसको प्रोसेस करें, उसको डिस्प्ले करें, उसको रो वाइज प्रोसेस करना है, रो वाइज डिस्प्ले करना है
या कॉलम वाइज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए भी हमने दोनों तरीकों से उसे देख लिया। बाकी जो सेक्शन 7.8 के टॉपिक्स हैं, ये जो 2D एरे की इनिशियलाइजेशन से मुतालिक बता रहा है, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।